Hello students, in this video lecture we will learn direct sum of subspaces. Okay, so first we take a look at the definition of direct sum of subspaces. This is the definition. Let W1 and W2 be two subspaces of a vector space V. Then V is said to be, then V is called the direct sum of W1 and W2 if two things are satisfied. First, V should be equal to W1 plus W2, and second, each V can be uniquely expressible as V is equal to W1 plus W2, where W1 is an element of W1 and W2 is an element of W2. ठीक है, सो अगर V कोई वेक्टर स्पेस है और W1 और W2 दो सब स्पेसेस हैं V के, ठीक है, सब स्पेस जानते हैं आप, मतलब W1 W2 V के सबसेट हैं और अपने आप में भी वेक्टर स्पेसेस हैं. तो हम कहते हैं कि V इज़ दी डायरेक्ट सम ऑफ W1 एंड W2 अगर दो चीज़ें सेटिस्फाई हो जाएं. पहली चीज़ इसने बोला कि V इज इक्वल टू W1 प्लस W2 होना चाहिए. इसका क्या मतलब है, पहले इसको समझ लेते हैं हम. ठीक है, इसका क्या मतलब है. अब देखिए V एक सेट है, W1 एक सेट है, W2 एक सेट है, W1 प्लस W2 भी सेट है. W1 प्लस W2 क्या है, W1 प्लस W2 एक सेट, एक नोटेशन है इस सेट के लिए. A प्लस बी लिख दीजिए. A W1 का एलिमेंट है और B W2 का एलिमेंट है. ठीक है, मतलब W1 के एलिमेंट लो, W2 का एलिमेंट लो, उनको प्लस कर दो. कौन सा प्लस है ये, V का प्लस. V याद है वेक्टर स्पेस है तो इसका कोई वेक्टर एडिशन होगा, कोई स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगा, राइट. और W1 और W2 दोनों V के सबसेट हैं और हम कह रहे हैं कि W1 और W2 भी सब स्पेसेस हैं, मतलब W1 W2 अपने आप में वेक्टर स्पेसेस हैं. कौन सा ऑपरेशंस के लिए, सेम ऑपरेशन के लिए. तो ये जो प्लस है वेक्टर एडिशन V का, ये इन दोनों का भी वेक्टर एडिशन है, और ये जो डॉट है स्केलर मल्टीप्लिकेशन V का, वो इन दोनों के लिए भी डॉट है. ठीक है, तो W1 प्लस W2 एक नोटेशन है जो कि ये सेट है. W1 प्लस W2 की डेफिनेशन ये सेट है, मतलब W1 प्लस W2 में W1 के एलिमेंट्स प्लस W2 के एलिमेंट्स आएंगे, राइट. फॉर एग्जांपल अगर W1 के अंदर सपोज A B C है और W2 के अंदर E F G है, तो A प्लस E, A प्लस F, A प्लस G, इसी तरह से B प्लस E, B प्लस F, B प्लस G, C प्लस E, C प्लस F, C प्लस G, ये सब W1 प्लस W2 की एलिमेंट्स हैं. ठीक है, E प्लस B W1 प्लस W2 का एलिमेंट होगा या नहीं होगा. सो क्या E प्लस B भी W1 प्लस W2 का एलिमेंट होगा, ये आपके लिए क्वेश्चन है, सोचना इस पे. बिकॉज E जो है W2 में है और B W1 में है, तो क्या ये होना चाहिए W1 प्लस W2 में. ठीक है, इसके बारे में सोचिएगा आप. एनीवेज, सो ये होना चाहिए पहली कंडीशन कि V शुड बी इक्वल टू W1 प्लस W2, मतलब V और ये जो सेट है W1 प्लस W2 जो कि मैंने यहाँ पे दिखाया, ये दोनों सेम होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए. रिमेंबर दैट अगर S कोई सेट है, T कोई सेट है, तो हम दो सेट को इक्वल कब बोलते हैं, जब इस सेट के सारे एलिमेंट्स इस सेट के भी हैं और इस सेट के सारे एलिमेंट्स इस सेट के भी हैं. बेसिकली इसका मतलब हुआ कि S एक T का सबसेट होना चाहिए और T S का सबसेट होना चाहिए. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर S ये सेट है और T ये सेट है, तो S और T इक्वल नहीं है. ठीक है, बट अगर मैं T में से 3 को हटा देता हूँ, नाउ S एंड T आर इक्वल सेट्स. ठीक है, ये भी एक सेट है, W1 प्लस W2 भी एक सेट है, और हम कह रहे हैं कि V इज इक्वल टू W1 प्लस W2 होना चाहिए. इसका मतलब V का हर एलिमेंट W1 प्लस W2 में होना चाहिए और W1 प्लस W2 का हर एलिमेंट V में होना चाहिए. ठीक है, एक और चीज़ आप देखेंगे कि W1 और W2 V के सबसेट हैं. ठीक है, W1 W2 V के सबसेट है, मतलब W1 और W2 के सारे एलिमेंट्स V में हैं. तो यहाँ से हमको ये भी मिल रहा है कि जो W1 प्लस W2 है ये V का सबसेट है. ठीक है, ये ऑटोमेटिकली हो गया, बिकॉज
आप देख सकते हैं W1 प्लस W2 के अंदर के जो एलिमेंट्स हैं वो हैं ये, और ये V A प्लस B V में भी होगा, बिकॉज A W1 में है, W1 V का सबसेट है, तो A V का एलिमेंट हो गया। B W2 में है और W2 V का सबसेट है, तो यहाँ से B भी V में आ गया। तो A और B दोनों V में हैं, और V इज़ क्लोज्ड अंडर प्लस, ये हमें पता है बिकॉज V इज़ अ वेक्टर स्पेस, इसलिए A प्लस B भी V में होगा। तो ये तो ऑटोमेटिकली होना ही है, ठीक है। तो अगर आपको ये दिखाना है कि V इक्वल टू W1 प्लस W2, तो एक पार्ट तो हो गया, हमें बस ये दिखाना है कि V भी सबसेट है W1 प्लस W2 का, ठीक है, ये दिखाना है। जब ये दोनों हो जाएंगे, ये तो होता ही है, अभी प्रूव कर दिया मैंने, आपको ये दिखाना है। तो अगर ये दिखा दिया तो ये दोनों मिला के ये दे देंगे, ठीक है। अभी आगे देखेंगे। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि V का हर एलिमेंट यहाँ होना चाहिए, मतलब V के हर एलिमेंट को हम इस फॉर्म में लिख सकें। एवरी एलिमेंट ऑफ V शुड बी सम ऑफ सम एलिमेंट ऑफ W1 एंड सम एलिमेंट ऑफ W2, ये, ठीक है। तो पहली कंडीशन ये होनी चाहिए ट्रू, जो कि हमें कह रही है कि V का हर एलिमेंट और W1 और W2 की एलिमेंट की सम की फॉर्म में लिखा जा सकता है। सेकंड कंडीशन बोलती है कि फॉर ईच एलिमेंट V ऑफ V का हर एलिमेंट इज़ यूनिकली, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, यूनिकली एक्सप्रेसिबल एज सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ W1 एंड W2, ठीक है। इसने कहा प्रॉपर्टी 1 ने बोला कि एवरी एलिमेंट ऑफ V इज सम ऑफ एलिमेंट ऑफ W1 एंड एलिमेंट ऑफ W2, लेकिन यहाँ से हमें ये गारंटी नहीं मिली कि यूनिकनेस की गारंटी नहीं मिली है। हो सकता है कि V का आप कोई एलिमेंट लो, उसको आप ऐसे लिख लें, ठीक है, और इसी V को आप ऐसे भी लिख लें, ये भी हो सकता है, जहाँ पर W1 और W2 डैश अलग अलग एलिमेंट हैं W1 के, एंड W2 और W2 डैश अलग अलग एलिमेंट है W2 के। एक ही एलिमेंट V के एक ही एलिमेंट को आप 2 तरह से या 3 तरह से लिख सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पे इसने कुछ कहा नहीं। लेकिन सेकंड कंडीशन कह रही है कि V का हर एलिमेंट को हम यूनिकली लिख सकें, एक ही तरह से लिख सकें, हर V को हम एक ही तरह से लिख सकें। ये वाला V ऐसे लिख रहा है तो ऐसे नहीं लिख पाएंगे। दूसरा V लिया आपने V का, मान लो V1, इसको भी हम एक ही तरह से लिख सकें। V2 लिया हमने V का एलिमेंट, इसको भी हम एक ही तरह से लिखें, मतलब हर एलिमेंट का यूनिक एक्सप्रेशन होना चाहिए। तो कंडीशन 2 ये है। तो दोनों कंडीशन अगर ट्रू हो गई तो हम बोलेंगे कि V इज़ द डायरेक्ट सम ऑफ W1 एंड W2, ठीक है। उसी तरह से ये तो हुआ दो सब स्पेसेस का डायरेक्ट सम क्या होता है। उसी तरह से अगर आपके पास n सब स्पेसेस हैं, मतलब 2 से ज़्यादा, 3 4 5 6 7 8 कितने भी n सब स्पेसेस है, उनका भी डायरेक्ट सम इस तरह से डिफाइन, एग्जाम्पल लिखा है इन्होंने कि इस n सब स्पेस का डायरेक्ट सम कैसे डिफाइन होता है। तो ये है कि अगर ये n सब स्पेसेस हैं, मान लो वेक्टर स्पेस V के, then V is called the direct sum of these n subspaces if these two conditions are satisfied. ये पहली कंडीशन थोड़ा इससे बड़ी हो गई कि V should be equal to W1 plus dot 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 up to Wn, and second each element, ये small v होना चाहिए, right? Each element small v of V is uniquely expressible as V is equal to this, वही बात होगी, ठीक है। ओके, तो ये दो कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो हम बोलेंगे कि V इज़ द डायरेक्ट सम ऑफ दिस एंड V इज़ द डायरेक्ट सम ऑफ दीज। ये इसको लिखने का तरीका होता है ये, ठीक है। इसका मतलब है V इज़ द डायरेक्ट सम ऑफ W1 W2 W3 Wn। तो ये थी डेफिनेशन ऑफ डायरेक्ट सम ऑफ सब स्पेसेस, ठीक है। अब क्वेश्चन आएगा आपके पास, क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन इस तरह के आते हैं आपके पास कि V दे रखा है हमें R2, ठीक है। V के 2 सब स्पेसेस दे रखे हैं, एक दे रखा है 3 सब स्पेसेस दे रखे हैं V के, W, W1 एंड W2। शो दैट V इज़ द डायरेक्ट सम ऑफ W एंड W1 एंड शो दैट V इज़ द डायरेक्ट सम ऑफ W एंड W2। सपोज आप ये क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आपको 2 चीज़ें दिखानी पड़ेंगी। एक, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 2 चीज़ें दिखानी पड़ेंगी। एक कि V इज़ सम ऑफ W एंड W1, ये सम है, ये डायरेक्ट सम है, ठीक है। और दूसरी चीज़ दिखानी पड़ेगी कि V का हर एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ V हैज़ यूनिक एक्सप्रेशन ऑफ दिस काइंड, है ना। हर एलिमेंट, V के हर एलिमेंट को यूनिकली लिख सकते हैं W और W1 के एलिमेंट के सम की फॉर्म में, ठीक है। तो ये 2 कंडीशन दिखानी पड़ेगी, लेकिन ये दोनों कंडीशन दिखाना थोड़ा
ये वाली कंडीशन दिखाना थोड़ा टफ हो जाता है, ये तो बहुत आसान है, लेकिन यूनिक एक्सप्रेशन दिखाना थोड़ा टफ हो जाता है। इसीलिए आप देखेंगे डेफिनेशन के नीचे एक थ्योरम लिखी गई है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। बेसिकली ये थ्योरम हमें नेसेसरी एंड सफिशेंट कंडीशन दे देती है V को W1 और W2 की डायरेक्ट सम प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो ये क्या बोल रही है डेफिनेशन, ये थ्योरम देख लेते हैं। माना W1 और W2 दो सब स्पेसेस हैं V वेक्टर स्पेस के, देन V इज़ द डायरेक्ट सम, ये डायरेक्ट सम का सिंबल है, देन V इज़ द डायरेक्ट सम ऑफ W1 प्लस W2 इफ़ एंड ओनली इफ़ दीज कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। मतलब अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो हमारा काम हो जाएगा, V W1 और W2 का डायरेक्ट सम बन जाएगा। पहली कंडीशन तो वही है, देख लीजिए आप, जो यहाँ पे लिखी हुई थी, पहली कंडीशन इज़ द सेम। सेकेंड जो कंडीशन है कि V का यूनिक एक्सप्रेशन दिखाना, उसका एक दूसरा तरीका दे रखा है कि अगर आप ये प्रूव कर दो तो सेकंड कंडीशन ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाएगी, और ये ज़्यादा आसान होता है दिखाना बजाय इसको प्रूव करने के। ठीक है, तो ये सेकंड कंडीशन क्या है कि जो सब स्पेस आप ले चुके हैं W1 और W2, शो कर दीजिए कि इनका इंटरसेक्शन क्या है, सिंगलटन जीरो है। मतलब इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है वो जीरो वेक्टर ही है। रिमेंबर दैट दिस इज़ द जीरो वेक्टर। ओके, 1 2 3 4 वाला जीरो नहीं है, दिस इज़ द जीरो वेक्टर ऑफ द वेक्टर स्पेस V। ठीक है, तो हमें शो करना है कि W1 और W2 में केवल जीरो वेक्टर ही कॉमन है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये थ्योरम पूछी जाती है एग्ज़ाम में, इसका प्रूफ हम बाद में देख लेंगे। थोड़ा आपको दिखा देगा, पॉज करके अगर आपको देखना है देख लीजिए। ये हो गया, और उसके बाद यहाँ पे ये सेकंड पार्ट हो गया। ठीक है, इसको टाइम मिलेगा तो देखेंगे, अदरवाइज़ हम इस रिजल्ट को यूज़ करके न्यूमेरिकल एग्जांपल्स कैसे करने हैं वो देख लेते हैं। तो आपको अगर दिखाना है कि V इज़ द डायरेक्ट सम ऑफ W1 एंड W2, तो आप ये दिखाएंगे और ये दिखाएंगे। ठीक है, और इन दोनों से प्रूव हो जाएगा कि V इज़ द डायरेक्ट सम ऑफ। प्रूफ को थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि किया क्या है इन्होंने। तो हमें प्रूव करना है कि अगर ये है, इफ़ एंड ओनली इफ, मतलब अगर ये है तो ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगी, अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू हैं तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो प्रूफ करने के दो पार्ट हमें दिखाने होंगे, एक ये वाला पार्ट, एक ये वाला पार्ट। ठीक है, तो ये वाला पार्ट पहले प्रूव किया गया है, दैट कंडीशन इज़ नेसेसरी। मतलब ये दो कंडीशन जो हैं ये नेसेसरी हैं, इनका होना ज़रूरी है इसके लिए। तो ये वाला पार्ट है ये, मतलब हमें ये मानना है कि ये हो रहा है, ये देखिए लिखा है इसमें लेट दिस, और प्रूव करना है कि ये दोनों होगा। ठीक है, पहला वाला तो ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा, बिकॉज अगर ये है तो डेफिनेशन बोलते हैं कि ये होगा ही होगा, राइट। हमें बस ये प्रूव करना है। उसके बाद दूसरा पार्ट होगा ये वाला, कंडीशन इज़ सफिशेंट, मतलब इसको बोलते हैं ये वाला पार्ट। कंडीशन आर सफिशेंट, मतलब ये जो दो कंडीशन है ये सफिशेंट है, काफ़ी है। अगर ये दोनों हो गई तो ये हो जाएगा, ये प्रूव करना हमें। तो इस सेकंड पार्ट के लिए हमें ये दोनों पार्ट अज्यूम करने होंगे कि माना ये दोनों हो रहे हैं, माना ये दोनों ट्रू हैं, और हम प्रूव करेंगे कि ये हो रहा है। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे, ये हो रहा प्रूव करने के लिए एक तो ये होना चाहिए था, ये तो ऑटोमेटिक दिया हुआ है, हम मान के चल रहे हैं। तो अब ये प्रूव करने के लिए हमें बस मानना पड़े, ये प्रूव करना होगा कि ये वाला पार्ट, ये एवरी V कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड, है ना। तो आप इसको देख लेना, समझ में आ जाएगा। अभी हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में। तो यहाँ पर फिर से आते हैं हम, यहाँ पे V दे रखा है R2 हमें पता है क्या होता है। R2 में ऐसे पेयर्स आते हैं where A and B are real numbers। ठीक है, तो ये वेक्टर स्पेस है, इसके तीन सब स्पेसेस दे रखे हैं, W जो कि ये है, W1 जो कि ये है, W2 जो कि ये है। हमें प्रूव करना है कि V इज़ द डायरेक्ट सम ऑफ दिस एंड दिस। तो हमें दो चीज़ें प्रूव करनी होगी, एक V इज़ सम ऑफ W1 W1, और दूसरी W एंड W1 का इंटरसेक्शन सिंगलटन जीरो है। W कैपिटल W है ये, W एंड इंटरसेक्शन W1 इज़ सिंगलटन जीरो, ये दिखाना है। ये वाला पार्ट बहुत आसान होता है। तो पहले ये देखते हैं देखते हैं इन्होंने कौन सा पार्ट किया। पहले ये सेकंड पार्ट में कर रहे हैं और पहले पार्ट में इन्होंने ये दिखा दिया है। पहले ये प्रूव किया, बाद में ये। अब ये कैसे प्रूव किया देखते हैं इन्होंने V का कोई एलिमेंट, देखिए ये प्रूव करने के लिए आपको दो चीज़ें दिखानी पड़ेंगी। पहला V इज़ अ सबसेट ऑफ W प्लस W1, उसके बाद दूसरा W प्लस W1 इज़ अ सबसेट ऑफ V। ठीक है, और आप देखेंगे इन्होंने खाली यही प्रूव किया है, ये प्रूव नहीं किया है, बिकॉज ये तो होना ही है। W इज़ अ सबसेट ऑफ
V, W1 is a subset of V, so their sum will also be a subset of V, ऑटोमेटिकली होना है, ठीक है। बस ये दिखाने वाले हैं। तो V का इन्होंने एक एलिमेंट लिया, ये देखिए। अब V का एलिमेंट, कैपिटल V का एलिमेंट ले रहे हैं आप, स्मॉल v नाम लिख सकते हैं, लेकिन V है क्या, कैपिटल V इज़ R2 के एलिमेंट ऐसे दिखते हैं। तो अगर आपको कैपिटल V का एलिमेंट लेना है तो आपको V इज इक्वल टू A, B इस टाइप का लेना पड़ेगा, ठीक है। सो लेट V इज इक्वल टू A, B इज़ एनी आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ कैपिटल V वेयर A एंड B बिलोंग्स टू R, ओके। हमें दिखाना है ये जो A, B है ये W प्लस W1 में है, ठीक है। तो A, B जो V है हमारा, जो ये V है जो A, B, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं A, 0 प्लस 0, B, राइट, बिकॉज इन दोनों को ऐड करेंगे तो यही आएगा। तो हमने जो V लिया है उसको हमने ऐसे लिख दिया, बट आप देखेंगे ये A, 0 है W का एलिमेंट और 0, B है W1 का एलिमेंट, राइट। तो एक तरह से आपने प्रूव कर दिया कि जो आपने A, B लिया था वो W और W1 के एलिमेंट का सम है, ठीक है। सो इससे ही प्रूव हो गया कि कैपिटल V इज इक्वल टू W प्लस W1, सिंपल, ठीक है। एक बार थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर लेता हूँ। देखिए V का आप V मतलब R2 का सपोज मैं ये एलिमेंट लेता हूँ 5, 6, और 5, 6 को मैं लिख सकता हूँ 5, 0 प्लस 0, 6। ये 5, 0 कहाँ है, W में है, ये 0, 6 कहाँ है, W1 में है, ठीक है। दूसरा एलिमेंट लेता हूँ मैं 7, 8, इसको मैं लिख सकता हूँ 7, 0 प्लस 0, 8। 7, 0 इज़ इन W, 0, 8 इज़ इन W1, ठीक है। तो इस तरह से आप प्रूव कर पा रहे हैं कि R2 का हर एलिमेंट W और W1 के एलिमेंट का सम है। और आपको ये एग्जांपल नहीं लेना है, आपको जनरल एलिमेंट लेना होता है, इसीलिए V इक्वल टू A भी लिया है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हो गया हमारा। तो हमें दिखाना है ये। नेक्स्ट वी शो दैट द इंटरसेक्शन इज 0। हाँ, 0 वेक्टर क्या है V में, V इज़ R2 में 0 वेक्टर है ये, ठीक है। तो हमें ये दिखाना है। तो ये दिखाने के लिए हम मान के चलते कि सपोज इस x, y एलिमेंट है इसका, और हम प्रूव करेंगे कि x, y इज़ 0, 0, ये, ठीक है। यहाँ से शुरू किया और हमने प्रूव कर दिया ये। तो इससे क्या प्रूव हो जाएगा कि W इंटरसेक्शन W1 में केवल 0, 0 है। तो लेट x, y बिलोंग्स टू दिस बी एनी आर्बिट्री एलिमेंट, देन क्या होगा, x, y W में भी होगा, x, y W1 में भी होगा, ये इंटरसेक्शन की डेफिनेशन है। बट x, y W में है, इसका मतलब y 0 होना चाहिए। रिमेंबर ये देखिए, आप देखेंगे W में जो एलिमेंट हैं वो इस टाइप के हैं, सेकंड कोऑर्डिनेट 0 होने चाहिए, इस टाइप के पेयर्स। तो अगर x, y W में है, दिस गिव्स अस दैट y शुड बी इक्वल टू 0। देन ऑल्सो x, y W1 में है, दिस गिव्स अस x शुड बी 0, ये डेफिनेशन है। तो इसका मतलब y भी 0 हो गया, x भी 0 हो गया, सो x, y हो गया 0, 0, ठीक है। सो इससे ही प्रूव हो गया कि W इंटरसेक्शन W1 में केवल 0, 0 ही है, ये प्रूव कर दिया हमने, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 2 है, यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये क्वेश्चन 1 है, इसको दिखा दें। तो फ्रॉम 1 and 2 we get that V is the डायरेक्ट सम ऑफ W and W1। उसी तरह से आप ये भी प्रूव कर सकते हो, ठीक है। ये उन्होंने प्रूव किए हैं। ओके, इसी तरह से इन्होंने ये भी प्रूव कर रखा है कि V इज़ द डायरेक्ट सम ऑफ V, W and W2, ये, एंड W and W2 का इंटरसेक्शन 0 वेक्टर है, तो ये भी प्रूव हो जाएगा। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये बेसिकली एक एक्सरसाइज है, आपके लिए है, तो इसको आपके लिए छोड़ देता हूँ मैं। थोड़ा सा एक हिंट दे देता हूँ, थोड़ी हेल्प कर देता हूँ। अभी V यहाँ पे R4 है और V के दो सब स्पेसेस दे रखे हैं, एक W1 जो कि ये है, एक W2 जो कि ये है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, W1 ये है एंड W2 ये है। सो जब आप ये दिखाएंगे कि, सॉरी क्वेश्चन कर रहे हैं, नंबर 1 जब आप ये दिखाएंगे ये वाला पार्ट, तो ऑब्वियसली इसको दिखाने के लिए आपको ये दिखाना होगा, राइट, इतना वाला पार्ट, क्योंकि और दूसरा वाला पार्ट ऑटोमेटिकली होता ही है। एंड इसको शो करने के लिए आप V का कोई एलिमेंट लेंगे कि लेट V इज इक्वल टू A, B, C, D, बिकॉज V, कैपिटल V हमारा R4 है, लेट दिस बिलोंग्स टू कैपिटल V। और आपको इसको
V1 W1 और W2 के सम एलिमेंट्स की सम के फॉर्म में आपको लिखना है, जो कि आप इसको लिख सकते हो ए बी 0 0 प्लस 0 0 सी डी, राइट। और ये आप देखेंगे ये W1 का एलिमेंट है एंड ये जो है W2 का एलिमेंट है, तो यहाँ से आपको ये प्रूव हो गया। उसके बाद सेकंड में आपको प्रूव करना है कि W1 इंटरसेक्शन W2 इज़ द जीरो वेक्टर ओनली। जीरो वेक्टर कौन सा है कैपिटल वी का, ये वाला, ये आपको खुद करना है, ठीक है, प्रूव हो जाएगा। उसी तरह से थर्ड क्वेश्चन में वी हमारा R3 है और वी के 3 सब स्पेसेस हैं A B C। आपको दिखाना है कि V इज़ द sum of A plus B, A and B, not direct sum. V is the sum of A plus B and V is the sum of A plus C. ये प्रूव करना है। और साथ ही लिखा है कि which of these sum is direct, मतलब क्या V A और B का डायरेक्ट सम है, क्या V A और C का डायरेक्ट सम है कि नहीं, ये आपको दिखाना है। तो आप देखेंगे अपने प्रूव कर रखा है कि V is the direct sum of A plus B, लेकिन V is not the direct sum of A plus C, मतलब ये वाला ट्रू नहीं है। V is not the direct sum of A plus C, जबकि ये तो हो रहा है बट ये नहीं है, इसका मतलब ये वाला पार्ट नहीं हो रहा होगा। दिस इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। आपको दिखाएंगे यहाँ पे A इंटरसेक्शन C में, देखिए A इंटरसेक्शन C में 0 1 0 है, ठीक है, 0 1 0 A में भी है, 0 1 0 C में भी है, ये दिखा दिया इन्होंने, बट 0 1 0 जीरो वेक्टर नहीं है। इसका मतलब A इंटरसेक्शन C में A इंटरसेक्शन C इज़ नॉट जीरो, ठीक है। ए इंटरसेक्शन सी में एक नॉन जीरो वेक्टर भी आ चुका है, इसीलिए ए और सी का डायरेक्ट सम वी नहीं है, केवल सम है, राइट। और इसी तरह से ये भी क्वेश्चन है, इसको भी आप देखना। ओके सो दिस क्वेश्चन यू कैन सी इट योरसेल्फ, एक बार आप खुद भी देख लीजिए ना, इस क्वेश्चन को देख लेना। I'll consider this question example 1.4.5. okay, all this also you can understand yourself. Now next question is 1.4.6. okay, we will see this. This is an important question because this has been asked in 1995. इसको देख लेते हैं एक बार। देखिए इसमें क्या है, एक वेक्टर स्पेस दे रखा है V और V एक वेक्टर स्पेस है, W1 और W2 दो सब स्पेसेस हैं इस वेक्टर स्पेस V के, और हमें प्रूव करना है शो दैट W1 एंड W2 आर सब स्पेसेस ऑफ V एंड V इज़ द डायरेक्ट सम ऑफ W1 W2, ठीक है। ये तो प्रूव करना ही है, साथ में ये भी प्रूव करना है कि W1 एंड W2 आर सब स्पेसेस ऑफ V। ऑलराइट, सो पहले अंदर समझना होगा कि व्हाट इज़ V। V इज़ हियर द वेक्टर स्पेस ऑफ n क्रॉस n matrices over the field R। over the field R matrices, over the field R means ऐसे matrices जिसके एलिमेंट्स रियल नंबर्स हैं, R के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो बेसिकली matrices over the field R का मतलब होता है कि रियल matrices। तो जितने भी n क्रॉस n के रियल matrices हैं उन सब का सेट है V, ओके, एंड वी नो दैट V एक वेक्टर स्पेस होता है, ओके। W1 V का एक सबसेट है जिसमें हम n क्रॉस n के वो मैट्रिसेस ले रहे हैं जो सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं, ठीक है। सिमेट्री में रिमेंबर स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक इफ़ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A, ठीक है। तो जितने भी n क्रॉस n के सिमेट्रिक रियल मैट्रिसेस हैं वो W1 में हैं। जितने भी n क्रॉस n के स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मीन्स A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस A, वो सारे के सारे n क्रॉस n के स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस W2 में हैं, ठीक है। So it is very clear that W1 is a subset of V and W2 is also a subset of V, and W1 is not equal to V means W1 is a proper subset of V, ठीक है। V में बहुत सारे मैट्रिसेस हैं जो W1 में नहीं है, जैसे V के अगर n क्रॉस n ऐसे मैट्रिसेस लोगे जो सिमेट्रिक नहीं है तो वो V में है बट W1 में नहीं है। उसी तरह से W2 इज़ अ सबसेट ऑफ V एंड ऑल्सो नॉट इक्वल टू V।
So this is where these things are very clear from the given question. Now how will we show that W1 is a subspace of V? Remember what does it mean? W1 is a subspace of V means हमको प्रूव करना है कि W1 भी एक वेक्टर स्पेस है अपने आप में अंडर प्लस एंड डॉट which are the operations of this vector space V. So W1 को subspace दिखाने के लिए we know that we have a shortcut, a necessary and sufficient condition, that we know that any non-empty subset V is a subspace of V if and only if alpha W1 plus beta W2 belongs to W. Remember, for every scalar alpha beta and for every W1 and W2 elements of W. इससे प्रूव हो जाएगा कि W1 एक सबस्पेस है. ठीक है, ये उन्होंने यहाँ प्रूव कर रखा होगा. ओके सॉरी, उससे पहले ये W1 की डेफिनेशन यहाँ क्लियर कर दे रहे हैं कि वी नो दैट W1 इज़ व्हाट, द सेट ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिसेस. तो W1 इज़ this set where elements of W1 are A elements हैं W1 के, where A is an element of V. ठीक है, अब ये कैसा एलिमेंट है A V का, such that A dash is equal to, इन्होंने A ट्रांसपोज को A dash लिखा है, A dash means A ट्रांसपोज. ठीक है, so ये this is very clear. W2 is the set of those matrices A of V such that A dash is equal to minus A, मतलब A is Q symmetric matrix, इसका सेट है W2, which यहाँ पे लिखा भी A dash denotes the transpose of A. अब यहाँ पे आप देखेंगे this ये प्रूव कर रहा है कि W1 इज अ सबस्पेस ऑफ V. क्या किया इसने, W1 को सबस्पेस प्रूव करना है, W1 के दो वेक्टर्स लेने पड़ेंगे. ठीक है, तो इन्होंने A और B ले लिया W1 के वेक्टर्स, W1 के एलिमेंट्स. दो स्केलर्स भी चाहिए, अल्फा और बीटा, दो स्केलर्स ले लिए. ठीक है, फील्ड यहाँ पे R है तो स्केलर्स R के एलिमेंट्स होंगे. बस ये ले लिया. अब A और B W1 में है, इसका मतलब A डैश A होना चाहिए और B डैश B होना चाहिए, इन्होंने लिख दिया. अब हमें प्रूव करना है अल्फ़ा A प्लस बीटा B W1 में है. ये शो करने के लिए हमें शो करना होगा कि अल्फ़ा A प्लस बीटा B जो मैट्रिक्स है ये सिमेट्रिक है. तो इसका हमने ट्रांसपोज लिया और वी नो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज दैट ये हो जाएगा अल्फ़ा A डैश प्लस बीटा B डैश और अल्फ़ा A डैश हो जाएगा अल्फ़ा इंटू A डैश. अल्फ़ा कोई स्केलर मल्टीपल है. ठीक है, मतलब अल्फ़ा एंड बीटा आर एनी नंबर्स. दिस बिकम्स दिस, बट वी नो दैट A डैश इज़ A and B dash is B, so this becomes this. So basically we get alpha A plus beta B का transpose is equal to alpha A plus beta B, means alpha A plus beta B is symmetric. So alpha A plus beta B is an element of W1. First, this proves that W1 is a subspace of V. Similarly, we can prove that W2 is a subspace of V. ये basically आपके लिए छोड़ दिया इसने. Now we will show V is the direct sum of W1 W2. How will we show this? We need to prove two things. First, V is the sum of W1 and W2, and second, W1 intersection W2 is the zero vector. What is the zero vector here in this V? Zero vector here in this V is the null matrix. ठीक है, n क्रॉस n का जो null matrix होगा वो zero vector है. ठीक है, सो ये देखिए, नाउ वी प्रोसीड टू शो दिस, मतलब हम ये प्रूव करने वाले हैं अब. तो इसके लिए इसने पहले ये देखिए ये प्रूव किया है और उसके बाद इसने ये प्रूव किया है. ठीक है, सपोज दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2. सो फ्रॉम 1 and 2 वी गेट दिस. ठीक है, तो पहले 2 देख लेते हैं, इसने 2 कैसे प्रूव किया. W1 इंटरसेक्शन W2 इज़ द सेट which has O means null matrix. So इसके लिए इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे कि सपोज W1 इंटरसेक्शन W2 में कोई एलिमेंट A है, कोई भी एलिमेंट A आर्बिट्रेरी लिया हमने, तो A W1 में भी होगा, A W2 में भी होगा. ओके, तो A is in W1, it means A dash should be A is in W2, so A dash should be minus A. तो इन दोनों इक्वेशन से आ गया कि A and minus A should be equal. ठीक है, and adding A both sides, this will give us, ये यहाँ पे से हो जाएगा, basically this equation gives us A plus A is equal to minus A plus A.
मतलब 2a is equal to, remember that these are the matrices, okay? So minus a plus a will be null matrix. 2a is null matrix means a should be null matrix. तो ये आ गया. It means W1 इंटरसेक्शन W2 में अगर कोई भी एलिमेंट लोगे तो वो नल मैट्रिक्स ही होगा. इट मीन्स W1 इंटरसेक्शन W2 में नल मैट्रिक्स के अलावा कुछ भी नहीं है. सो दिस टू हैज़ बीन प्रूव्ड. नाउ 1 कैसे प्रूव किया? रिमेंबर V इज इक्वल टू W1 प्लस W2 दिखाने के लिए हमें बस ये दिखाना है कि V इज़ अ सबसेट ऑफ W1 प्लस W2 बिकॉज दिस इज़ ऑलवेज अ सबसेट ऑफ दिस इज़ ऑलवेज अ सबसेट ऑफ V. अब ये दिखाने के लिए V का हम एक एलिमेंट लेंगे और प्रूव करेंगे कि वो W1 और W2 के कुछ किन्हीं दो एलिमेंट्स का सम है. तो V का एलिमेंट हम A ले रहे हैं. A इसलिए ले रहे हैं बिकॉज V के एलिमेंट्स मैट्रिसेस हैं. ये देखिए यहाँ से लेट A इज़ एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ V. अब A को इसने कहाँ पे लिखा है देखिए, ये आपको ये वाली चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी. एंड हमने ये मैट्रिक्स फर्स्ट सेम में भी पढ़ा है कि किसी मैट्रिक्स A को एक सिमेट्रिक और एक एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं. ठीक है, इनको आप राइट हैंड साइड वालों को अगर आप जोड़ोगे तो A आएगा. एंड दिस मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक एंड दिस मैट्रिक्स इज एंटी सिमेट्रिक. यही लिखा है इन्होंने. ओके ये ठीक है. सो B इज दिस, C इज दिस. B इज सिमेट्रिक, ये आसानी से हम देख सकते हैं. देखिए B डैश करेंगे तो ये सब कैलकुलेशन B आ जाएगा. सो B इज इन W1 बिकॉज B डैश इज B. ठीक है. सो दिस इज इन W1. वैसे C is in W2 because C dash is minus C. So what has you proved? So we have proved that A is equal to B plus C, where B is in W1 and C is in W2. That means you have proved that every vector of V, or you can say every matrix of V is the sum of some vector of W1 and some vector of W2. ये आपने प्रूव किया. And this thing together with this result gives that every vector of V is the sum of some unique vector of W and some unique vector of W2. ठीक है. That's it. Fine. So this question could be asked. Similarly, you can understand yourself this question because this question is also important because this has been asked in 2000. So this can be asked in your exam, and this is important also because the vector space here is not R2, R3, R4. This is a different vector space. ठीक है. What are the elements of this vector space? The functions from R to R. Okay, fine. So V is the vector space of all functions from R to R. ठीक है. Suppose f is any function of R to R, where R is the set of real numbers, then f belongs to V. जितने भी real valued functions हैं वो सब V में है. और हमें प्रूव करना है V is the direct sum of VE and V not. VE क्या है? This set of those functions which are even. F is even means f of minus x should be equal to f of x for every x belongs to R. ठीक है. जितने भी even functions हैं वो VE में है, और जितने भी odd functions हैं, odd का मतलब होता है कि f of minus x is equal to minus fx for every x belongs to R. ठीक है. So this can be okay. You can solve this yourself. Otherwise, the author has solved this question for you. पूरा सॉल्व किया हुआ इसने. बहुत important question है. So you can do one thing, that you can take a look at every line from beginning to end, और अगर आपको समझ में आ जाता है then do it yourself at least 2 times.
जब तक आपको बिना देखे शुरू से लास्ट तक ना कर लें तब तक डू इट योर सेल्फ. ओके, सिमिलरली यू कैन डू दिस. दैट्स इट. सो ये था हमारा डायरेक्ट सम. ओके, डायरेक्ट सम ऑफ 2 और 3 सब स्पेसेस. 4 सब स्पेसेस का तो हमने यहाँ पे देखा नहीं. 3 सब स्पेसेस तक हम 3 सब स्पेसेस का डायरेक्ट सम भी एग्जांपल्स हमने नहीं देखे. ये 2 सब स्पेसेस की डायरेक्ट सम ही देखे अभी तक. सो ओके, थैंक यू वेरी मच.